रिया चक्रवर्ती के मजिस्ट्रेट कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी जारी है। एनसीबी ने अदालत से 14 दिनों की अदालती तहवील मांगी है। वहीं रिया चक्रवर्ती के वकील ने जमानत देने के लिए अदालत से दरख्वास्त की है। इससे कबल एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी ने 3 दिनों की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। रिया चक्रवर्ती को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स बेचने, खरीदने और रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। बेंगलुरु में गुज़िश्ता माह पेश आए तशद्दुद के मामले में 200 से ज्यादा नौजवानों के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई की गई है। रियासत में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर यूएपीए का इस्तेमाल किए जाने पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुस्लिम लीडरों ने तशवीश का इजहार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने कहा कि पुलिस हुकूमत के दबाव में आकर काम कर रही है। जेडीएस लीडर जफरुल्लाह खान ने कहा कि हुकूमत खुद यूएपीए कानून की अहमियत को खत्म कर रही है। इमामिया ट्रस्ट के सदर मिर्जा मेहदी ने कहा कि तशद्दुद के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, एक बड़ी तादाद को मुजरिम बनाने की कोशिश ना की जाए। जानबूझ के वो विक्टिमाइज कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने गलती की थी, बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जो गलती नहीं की, जो घर पे बैठे थे या कोई उनका टावर के एरिया में था, तो उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। ये हमने कमिश्नर को भी कहा और होम मिनिस्टर को भी कहा, ऐसे लोगों को आप तकलीफ मत दीजिए। लेकिन जिस तरह जो पुलिस ऑफिसर्स का जो रवैया है केस फाइल करने में, बिल्कुल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का हाथ है इसमें कि इस तरह केस फाइल करो ताकि उनको बेल भी ना मिले। तो बिल्कुल जो है इसके बारे में आने वाले दिनों में जो असेंबली सेशन होने वाला है, वहाँ हमारे जो लीडर्स हैं, के भी प्रेसिडेंट हो या लीडर ऑफ अपोजिशन सिद्धरामैया हो, सारे दूसरे जो मेंबर्स हैं असेंबली और काउंसिल में हम रेज करेंगे बिल्कुल, और उनसे मांग करेंगे कि जो बेकसूर है उनको बिल्कुल रिहा करना चाहिए। आज यूएपीए 110 जो केसेस वगैरह डालते हैं ना पुलिस वाले, उसकी बराबरी में लेके आके छोड़ दिए। आपने देखा होगा कपिल खान का, डॉक्टर कफील खान का क्या हो गया। ऐसे कितने लोगों के पर इन लोगों ने यूएपीए लगाया, रासुका लगाया। ये लोग ने जो कलम है, जो कलम की ताकत है, उसको इजी इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू ख़त्म कर रहे हैं। बेगुनाहों को लेके जाके जब ये लोग अगर ऐसे बड़े कलम लगाएंगे तो कलम में इतनी ताकत नहीं रह जाएगी। आने वाले दिनों में वो भी एक फालतू कलम में गिना जाएगा। ये एक तरफ से कानून की तौहीन हो रही है और इसका मिसयूज़ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए बोल के मैं कहना चाहता हूँ। इनोसेंट को मारना, इस इनोसेंट की प्रॉपर्टी जलाना, ये इस्लाम में ख़तई जायज़ नहीं है। तो आप जो बगैर लीडर के थे और यूथ में जोश था जो, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि अब मरहम लगाते, गलती हो गई और अच्छा अखलाक से पेश आते और ये सब इनके साथ नहीं करते, तो ये नहीं होता। फिर आप उनके ऊपर जुल्म करेंगे, फिर वो सेक्शन लगाएंगे और उनको टेररिस्ट का या तो टाटा जो भी सेक्शन है उसको लगाएंगे। तो वो कोरोना की वजह से तकरीबन 6 महीने के बाद लोकल से ग्लोबल थीम के साथ 9 अक्टूबर 2020 से शुरू हो रहे हुनर हाट में इस मरतबा मुल्क में तैयार होने वाले खिलौनों का जलवा रहेगा। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि मुल्क के हर हिस्से में देसी खिलौनों को तैयार करने की बहुत कदीम रिवायत रही है, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए मुल्क में तैयार होने वाले खिलौनों की तरगीब दिलाने के बाद मुल्की खिलौनों की सनत को एक नई जिंदगी मिली है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क का हर इलाका लकड़ी, बांस, शीशे, कपड़े, कागज़, मिट्टी के खिलौने बनाने वाले हुनर के उस्तादों से भरा हुआ है। इनके शानदार मुल्की पैदावार को मौका और बाजार फराहम कराने के लिए हुनर हाट बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। इन्होंने कहा कि अक्टूबर से शुरू होने वाले हुनर हाट में 30% से ज़्यादा स्टॉल मुल्की खिलौनों के कारीगरों के लिए होंगे। अगला हुनर हाट 9 से 18 अक्टूबर 2020 तक प्रयागराज में मुनक्किद किया जाएगा। बिहार असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी गहमा गहमी का बाजार गर्म है। एक तरफ अजीम इत्तेहाद ने मोर्चा संभाल रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की क़यादत में एनडीए फिर से इक़्तिदार हासिल करने की जद्दोजहद में मसरूफ़ है। वहीं रियासत की तरक्की और भाईचारे का नारा देकर 16 छोटी और बड़ी पार्टियों ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है। इन 16 पार्टियों में जनता दल राष्ट्रवादी बड़ी जिम्मेदारी अदा कर रही है। जनता दल राष्ट्रवादी के कन्वीनर अशफाक रहमान का कहना है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के नजरियात के खिलाफ इनका इत्तेहाद बना है और वो रियासत के तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। देखिए, ये दोनों का जो है एक दूसरे का 15 साल बनाम 15 साल, ये एक पॉलिटिकल घोटाला है। आवाम को सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि भाई वो बुरे थे, हम उनसे थोड़ा कम बुरे हैं। दरअसल वो बहुत बुरे थे, ये उससे बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बना करके, ये जनता दल राष्ट्रवादी इसमें मुख्य भूमिका में है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही बुरे हैं। समाजवाद का नाम लेकर के आके समाजवाद के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। सबको इज्जत और रोटी की जो बात थी वो ख़त्म। इन्होंने सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी पैदा कर दी। बिहार आज हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बेरोज़गार पैदा करने वाला स्टेट है। एक तरफ बाढ़, एक तरफ सुखाड़। इनके पास डेवलपमेंट की कोई चीज़ नहीं, वो सिर्फ कागजी है। ये एस्टीमेट घोटाला से लेके तमाम चीज़ें। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत ने तिब्बी सहूलियात के साथ अस्पतालों में बेड की तादाद में इजाफा करने का फैसला किया है। भोपाल मंत्रालय में मुनक़िदा काबीना मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह ने रियासत में कोरोना मरीजों का मुफ्त टेस्ट करने का फैसला किया है। कोरोना का मुफ्त टेस्ट फीवर क्लिनिक में किया जाएगा। हुकूमत ने रियासत में फीवर क्लिनिक में भी इजाफा करने का फैसला किया। इस ताल्लुक से वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कुछ इस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। राज्य सरकार ने तय किया है कि अब जितने भी कोरोना की टेस्ट होंगे वो निःशुल्क होंगे, फीवर क्लिनिक पर होंगे। भले ही इसके लिए फीवर क्लिनिकों की और संख्या बढ़ाएं। आज तय किया कि विगत एक माह में हम 3700 ऑक्सीजन के बेड और बढ़ाएंगे, 564 आईसीयू के बेड और बढ़ाएंगे। ऐसे ऑक्सीजन बेड की संख्या हमारी 11,700 हो जाएगी और आईसीयू की बेड संख्या बढ़ के 2,388 हो जाएगी। भोपाल के मुमताज समाजी कारकुन और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान मुनव्वर कौसर ने वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात करके रियासत में अनलॉक 4 में मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारों को 100% खोल देने का मुतालबा किया। वज़ीर दाखिला को पेश किए गए मेमोरेंडम में मुतालबा किया गया है कि जब कोरोना कहर के अनलॉक 4 में सभी चीज़ों को खोल दिया गया है तो मजहबी इदारों को भी 100% खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि लोग अपनी इबादत गाहों में बेखौफ होकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इबादत कर सकें। मंदिरों में पूजा करने की और मस्जिदों में नमाज पढ़ने की 100 से अधिक लोगों को परमिशन दी जाए। जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दुर्गा उत्सव में 100 लोगों को पूजा करने की अनुमति दी है। अच्छा, और हमारे पूरे प्रदेश में भी कई धार्मिक स्थान ऐसे हैं जहां 500 से अधिक श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी है। रांची के डोरंडा में वाक़े हज़रत क़ुतबुद्दीन शाह रसालदार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को खोलने का मुतालबा शुरू किया गया है। मुजाविर और दरगाह इंतज़ामिया का कहना है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के अलावा दीगर दरगाहों को ज़ियारत के लिए खोल दिया गया, लेकिन झारखंड में अब तक पाबंदी आयद है। वाज़ेह है कि कोरोना की वजह से झारखंड में 30 सितंबर तक लॉकडाउन में तोसी की गई है। सरदार बाबा दरगाह ये झारखंड के कुतुब है। यहाँ पूरे हर जगह से लोग यहाँ आते हैं, अलग स्टेट से भी लोग यहाँ आते हैं। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से यहाँ तो कोई आना जाना किसी का है ही नहीं है। खादिम जो यहाँ रहते हैं उनके लिए भी कुछ इनकम का जरिया नहीं बना है और भी बहुत सारा काम यहाँ ही हो गया, कोई आमदनी का जरिया यहाँ नहीं है। हम लोग देखें कि निज़ामुद्दीन औलिया में भी लोग आ रहे हैं डिस्टेंस के साथ ज़ियारत कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी ज़ियारत लोग करें डिस्टेंस के साथ। हमारा ये विनती है और हमारा ये गुजारिश है कि झारखंड का भी ये दरबार बहुत बड़ा दरबार है। यहाँ लोग हर तरफ से आते हैं पूरे झारखंड के, इसलिए हम लोग को भी खुलने का इजाज़त मिल जाए ताकि ज़ायरीन अपना आकर के श्रद्धालु अपना मन का मुराद पावे और अपना दुआ करे। मालेगांव शहर में 3 लाख से ज़ायद पावर लूम है। इन पावर लूम से लाखों की तादाद में मजदूर जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से इस सनत पर अब मंदी का साया है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में इस सनत से मुताल्लिक़ हुकूमत ने अच्छी पॉलिसी अमल में लाई कि लॉकडाउन में भी इस सनत को जारी रखा गया और 1 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार हुआ। लेकिन तैयारशुदा कपड़े की मार्केट बैरून रियासत होने से वो मार्केट बंद थी, जिससे तैयारशुदा 1 करोड़ मीटर कपड़े की खरीदो फरोख्त ना होने से सनतकार कारखानेदारों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और मजदूरों को कम मेहनत आने पर काम करना पड़ा। सिटिक हो गया, पीसी हो गया और साड़ियाँ हो गई, इसमें कोई डिमांड नहीं था, इसका कोई लेवाल नहीं था, क्योंकि तमाम मुल्कों की तमाम मंडियाँ बंद थी। हमारा माल लेने वाला कोई नहीं था, रिटेल काउंटर बंद थे। लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो अपने परचेसिंग पावर उनके पास था नहीं, इसलिए जो यूनिट चालू भी हुए थे वो डगाडोग पोजीशन में चालू हो रहे थे
और जैसे तैसे हमने आज तक खींच के लाया है, लेकिन आगे हम क्या होगा हम ये बता नहीं सकते। हालात इंतहाई बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जितने भी पीसी वगैरह जिस पे मंदी थी, जो लॉस में चल रहे थे, वो सब अपना कन्वर्ट किए कॉटन पे। और कॉटन में जो 60-50 का एक ख़ास वाहन जो चलता था, ज़्यादातर लोगों ने उसी को फिर से शुरू किया और डिमांड से ज़्यादा माल तैयार होने लग गया। इसकी वजह से व्यापारियों ने इसका फ़ायदा लिया कि उसका मुसलसल कीमत महाराष्ट्र के काबीना वजीर जितेंद्र आव्हाड का कहना है कि मुंब्रा में कोरोना का कहर कम हुआ है। इन्होंने मुंब्रा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुंब्रा में कोरोना का केस काफ़ी कम हुआ है, लेकिन फिर भी भीड़ करने से गुरेज करें। इसी में सबकी भलाई है, वरना केसों में फिर से इजाफा हो सकता है। मास्क नहीं पहनेंगे तो जो नंबर मुंब्रा में कम हुआ है वो नंबर बढ़ने का डर मुझे लगता है। और मैं फिर से एक बार अपील करूंगा कि ये महामारी को आसान महामारी मत समझो। आज दुनिया भर में ये महामारी ने लोगों को डरा के रख दिया। तो रमजान हो या गणपति, लोगों का इकट्ठा आना, बिना सोचे समझे एक रूम में 30-30, 40-40 जन का बैठना, ये कोई खतरे से। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खां को दिल्ली वक्फ बोर्ड में एमएलए कोटे से रुकन मुंतखब किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अमानतुल्लाह खां का दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन फिर से बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़े हैं। खुर्रम, दिल्ली वक्फ बोर्ड और अमानतुल्लाह काफी सुर्खियों में रहे हैं, एक बार फिर उनका रास्ता साफ हो रहा है चेयरमैन बनने का। बिल्कुल आजम, और सीधी बात यह है कि अमानतुल्लाह खान चेयरमैन बनने जा रहे हैं, क्योंकि आज जब वो अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंचे हैं तो उनके साथ तीन मेंबर्स की उनके साथ गए थे, जिसमें लीगल मेंबर जो होता है वो मौजूद था, रजिया सुल्ताना मौजूद थी, और इसी के साथ चौधरी शरीफ अहमद हैं जो मुतवल्ली कोटे से मेंबर हैं, और खुद अमानतुल्लाह खान। ये यानी कि 4 मेंबरों की हिमायत उन्हें हासिल हो गई। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 7 मेंबर होते हैं, जी जी। 4 की हिमायत अमानतुल्लाह खान के पास है। तो साफ सीधी सी बात है कि अब जो इलेक्शन होने वाला है चेयरमैन के ओहदे के लिए वो सिर्फ बराए नाम है। दौड़ में कौन और शामिल है खुर्रम? दौड़ में कोई और शामिल है? देखिए, बताया जा रहा था कि साबित मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के परवेज हाशमी वो दौड़ में शामिल हो सकते थे, क्योंकि चौधरी शरीफ को ये माना जाता था कि वो एक तरीके से अमानतुल्लाह खान से नाराज रहते हैं, उनसे अलग रहते हैं, और वो दूसरी तरफ जा सकते थे। तो इस वजह से दौड़ में परवेज हाशमी को माना जा रहा था। लेकिन अब सीधे तौर पर जिस तरीके से आज पहुंचे हैं, अपना जिस तरह से बिला मुकाबला मुंतखब हुए अमानतुल्लाह खान, किसी और मेंबर असेंबली ने आप अपनी नामजदगी नहीं कराई, तो इससे वाज़ेह तौर पर सीधा इशारा मिलता है कि दिल्ली हुकूमत चाहती है कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड में चेयरमैन बने, और जिस तरीके से वो फसाद को लेकर या दूसरे मामलों को लेकर या मुसलमानों से मुताल्लिक आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ने को लेकर के अमानतुल्लाह खान जो काम कर रहे हैं वो उस तरीके से काम करते रहें। तो अब परवेज हाशमी अब सीधे तौर पर दौड़ से बाहर हो गए। अमानतुल्लाह खान चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब जो इलेक्शन होगा वो सिर्फ एक रस्म होगी, और उससे ज्यादा उसकी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रह गई है। हालांकि अगर आप देखें तो जिस तरीके से अमानतुल्लाह खान को फरवरी में हटाया गया था, और ये कहते हुए हटाया गया था क्योंकि बीच में कुछ अरसे के लिए मेंबर असेंबली नहीं रहे, इसलिए उनको हटाया जाता है, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तो उस दरमियान वो मेंबर असेंबली नहीं रहे, तो अब उनको दोबारा से चुनकर आना होगा। इस तरीके से अमानतुल्लाह खान दोबारा से चुनकर आए हैं, और आम आदमी पार्टी ने सीधा इशारा दिया है कि अमानतुल्लाह खान जिस तरह से काम कर रहे थे पार्टी के लिए वक्फ बोर्ड में, वो उस तरीके से काम करेंगे। बिल्कुल। एक चीज और खुर्रम जानना चाहेंगे, दिल्ली के मुसलमान खासकर अगर हम बात करें या अक़लियतों की हम बात करें, तो आम आदमी पार्टी से इन दिनों कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही हैं, तो क्या अब अमानतुल्लाह इसमें कुछ अहम किरदार अदा कर सकते हैं? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी, अमानतुल्लाह खान और मुस्लिम वोटर्स, ये बिल्कुल एक तरीके से एक कड़ी है, और इसको पार्टी चाहती है कि मजबूत करें, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में फसाद हुए उसमें दिल्ली हुकूमत का जो रवैया रहा कंपनसेशन देने में, मौके पर जाने में, या दिल्ली हुकूमत के अफसरान के जरिए से काम करवाने में, और इसी के साथ साथ अब जो अदालत में जो लड़ाई होनी है इंसाफ की, उसमें भी एलजी ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया, और दिल्ली हुकूमत हर मामले में लड़ाई झगड़ा करती थी, लेकिन इस मामले में वो इस बार राजी हो गई है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नहीं, ये हमारा हक है, लेकिन एलजी का इस बार उन्होंने एलजी की बात को उन्होंने मान लिया, तो बहुत ज्यादा लोग खुश नहीं है।
अब आम आदमी पार्टी के पास जो वोट उनका अलग जा सकता था, क्योंकि आगे एमसीडी इलेक्शन भी होने हैं, जी जी। उसको लेकर के आम आदमी पार्टी चाहती है कि अमानतुल्लाह काम करें। और क्योंकि जिस तरीके की वो सियासत करते रहे हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए उन्होंने फसाद जदगान के लिए जो कैंप लगाए, इसी के साथ साथ कई मामलों में झारखंड तक तो वहां पर उन्होंने जाकर के मुआवजा दिया, वहाँ इमदाद की। तो कई तरह के मामले हर जगह अमानतुल्लाह खान कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के साथ आगे बढ़ते रहे और आम आदमी पार्टी का एक मुस्लिम चेहरा है। तो आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि जो राय दहिंदगान है वो अमानतुल्लाह खान की वजह से उनके साथ जुड़ा हुआ था, वो नाइंसाफी के तौर पर देखे और उनको अलग थलग किए जाने के पीछे ये समझे कि दिल्ली हुकूमत भी नहीं चाहती थी कि अमानतुल्लाह खान जिस तरीके से काम कर रहे थे उस तरीके से काम करें। यही वजह है कि उनको इस रोल के लिए आगे बढ़ाया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। औरंगाबाद शहर की सड़कों पर मास्क फरोख्त करने वाली एक बाहिजाब खातून का मुख्तसर सा इंटरव्यू न्यूज़ 18 उर्दू पर नश्र किया गया था। इस इंटरव्यू का नतीजा ये हुआ कि इस बाहिजाब खातून की मदद को कई लोग और तंजीमें सामने आई हैं। न्यूज़ 18 उर्दू का मकसद हमेशा से तामीरी सहाफ़त को फ़रोग़ देना और दबे कुचले अफराद की आवाज़ को हुकूमत तक पहुँचाना है। कोरोना के सबब लॉकडाउन में गरीब और मुतवस्सित तबके के माशी मसाइल में इजाफा हुआ है और इसका असर इस साल के पहले माशी सहमाही में भी देखने को मिला। न्यूज़ 18 की टीम ने औरंगाबाद से नुसरत जहां नामी एक बाहिजाब खातून की स्टोरी नशर की थी, जिसमें बताया गया था कि मफलूकुल हाल होने के बावजूद हिम्मत न हारते हुए चंद रुपयों से अपनी मोपेड बाइक पर मास्क बेचने का कारोबार खातून ने शुरू किया। खातून की खबर न्यूज़ 18 पर नशर होने के बाद शहर के गयूर अफराद ने खातून की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। न्यूज़ 18 उर्दू पर हमने खबर देखी थी कि एक खातून है जो आम खास मैदान के सामने यहाँ पर बुरका पोश खातून है जो गाड़ी पर मास्क बेच रही है। हम लोगों ने कुछ अमाउंट जितना हम लोगों से हो सकता था तो हमने जमा किया और उस खातून के हवाले किया ताकि उसकी किसी न किसी तरह से कुछ तो भी मदद हो सके। ख़वातीन के पास में जाकर जो है उसके मामलात को सारा देखा और उसके फौरी तौर पर जो है उसके घर के अखराजात के लिए किराना सामान का इंतज़ाम किया और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जो है मुस्तकिल उसको हमारे रब्त में रहेंगे और उसके हालात पर हम नज़र बनाए रखेंगे। कुछ लोगों ने यकीन दहानी भी कराई कि कुछ मदद करेंगे, कुछ NGO से मिलवाएंगे, कुछ आपकी मदद करवाएंगे और जमीयतुल उलमा जो सदर हैं उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि मेरी वालदा का इलाज करवाएंगे और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यहाँ से कुछ न कुछ मेरा फ़ायदा होगा। हिम्मत, अज़्म मुसम्मम और अमल पहम के साथ जहद कामिल को अपनाने की खातून के इंटरव्यू से ये तो वाज़े है कि चाह को राह होती है, लेकिन माशरे में तब्दीली के लिए मुतहदा काविशें भी ज़रूरी हैं और साथ ही ये कि छोटे मोटे कारोबार करने वाले अफराद के लिए समाजी तौर पर मुतहदा प्रोग्राम को रूबा अमल लाने की कोशिशें की जानी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर के रुकन असेंबली और बीजेपी लीडर डॉक्टर शिवराज पाटिल ने कहा कि येदियुरप्पा हुकूमत दीगर तबकात के साथ साथ अक़लियतों की तरक्की के लिए संजीदा है। डॉक्टर शिवराज पाटिल ने रायचूर के मारूफ बुजुर्ग हज़रत सैयद अलाउद्दीन कादरी की दरगाह के अहाते में कमान की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर शिवराज पाटिल ने दरगाह शरीफ में भी हाजिरी दी। संग बुनियाद प्रोग्राम से खिताब करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि वो अक़लियतों और औक़ाफ़ी इदारों को दरपेश मसाइल हल करने के लिए हमेशा तैयार है। इन्होंने कहा कि रायचूर में मुख्तलिफ मसाजिद और दरगाहों में तरक्याती कामों के लिए 27 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। जो बिल्डिंग है वो लिस्ट निकालो, जिधर हमें पैसे स्टेट गवर्नमेंट से आया वो निकाल के वो जो किधर जाना, मिनिस्टर के जाना, सेक्रेटरी के जाना, किधर जाना मेरे को सुनाओ, मैं आता हूँ। हर काम हम करेंगे, मिलके करेंगे, मैं तुम मिलके करेंगे। सियासत, सरकार, पार्टी वो सब रहता है, लेकिन सब अमल के साथ रहने का बहुत इम्पोर्टेंट है। सब कौम के भगवान एक ही है, सब डेवलप होना, सब रिलीजियस प्लेसेस, ऑल कम्युनिटी का डेवलप होना बोल के मैं सुनवाया। दफ्तर मस्जिद को भी 4 लाख रुपए रिलीज करते हैं और अभी लास्ट टाइम मैं जब मिनिस्टर के पास गया था, हमारा प्रभु चौहान साहब वो अभी 25 लाख रुपए का मेरे पास प्रपोजल मांगे हैं और इंशाल्लाह वो भी मैं अप्रूव करके आपको दे दूंगा।
कोरोना वबा के दौरान पुलिस अफसरान की खिदमत के एतराफ़ में आज मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से पुलिस डे का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने महकमे पुलिस की तरक्की के साथ ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तादाद में इजाफे पर जोर दिया। वहीं कोरोना से सेहतयाब हुए पुलिस अफसर अखलाक अहमद ने पुलिस के तई लोगों के एहतराम को अहम बताया। वाज़ेह है कि अखलाक अहमद रियासत के पहले पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने प्लाज्मा अतिया किया है। तेजी से फैल रहा है। एक दिन में 84,000 हमारा इंडिया का वो रिकॉर्ड है कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं। अभी भी लोग उस तरह से बेदार नहीं हुए, जागे नहीं हैं। अभी जागने का बहुत आखिरी समय आ गया। अब भी जाग जाओ और खुद को बचा लो, अपने देश को बचा लो। हम लोग हमेशा डेली 2 से 3 बार यहाँ से, इनफैक्ट 5 बार डेली मैं अपने एरिया में माइकिंग कराता हूँ। बड़ी गाड़ी के जरिए खुद निकलता हूँ, लोगों में बेदारी पैदा करता हूँ, उन्हें बताता हूँ कम से कम मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन इसका ख्याल रखें। इसके अलावा हमारे जो दूसरे ऑफिसर या मेरे ऑफिसर इंचार्ज जब निकलते हैं तो हमेशा हमारी ये कोशिश रहती है कि जितने लोग मिले उनको बेदारी। इलाहाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश करने का दावा किया है जिसने कई किन्नरों को ट्रांसजेंडर को कत्ल करने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक इलाहाबाद में छोटी किन्नर के नाम से मशहूर ट्रांसजेंडर को कत्ल करने की सुपारी ली गई थी। पुलिस ने ऐन मौके पर इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और इस सिलसिले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 5 नौजवानों के अलावा एक किन्नर के भी इस साजिश में शामिल होने की बात कही, लेकिन इसका नाम जाहिर नहीं किया गया है। पुलिस ने कत्ल का मंसूबा बनाने वाले इमरान, जीशान, आकिब, जैनुल आबिदीन और मोनू नाम के नौजवानों को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश किया। पुलिस ने गिरफ्तार नौजवानों का ताल्लुक इलाहाबाद शहर से बताया है। सरकारी अफसरान पर रिश्वत के मुतालबे की शिकायतें आती रहती है, लेकिन बहुत कम मौका होता है जब किसी सरकारी मुलाजिम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ने में कामयाबी मिलती है। ऐसा एक मामला नांदेड़ के एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ग्राम विकास अफसर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ इंसदादे बदउनवानी कानून के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तकरारदार ने एंटी करप्शन ब्यूरो नांदेड़ को आके दिनांक 7/9/2020 को तकरार दी थी कि उनके कब्जे में जो प्लॉट है, प्लॉट के बाजू को जो खाली जगह है, वो जगह उनके नाम पे करने के लिए और नमूना नंबर 8 देने के लिए वहाँ का जो ग्राम विकास अधिकारी रहता है उन्होंने वाडेकर इन्होंने उनको 1.5 लाख रुपए की मांगनी की थी। सापला कार्रवाई हमने की और वो रंगे हाथ पकड़े गए। उनके मार्फत से वाघमारे इन्होंने। हिंदुस्तान में एनटीसी की कुल 22 टेक्सटाइल मिलें हैं। इनमें से एक अमरावती ज़िले के तारीखी शहर अचलपुर में वाक़ है। इस मिल को बरार मिल के नाम से जाना जाता है, जहां कई वर्षों से हज़ारों मजदूर काम करते हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए जब से लॉकडाउन किया गया था तब से ये मिलें बंद हैं। ऐसे में यहां काम करने वाले मजदूरों पर भूखमरी की नौबत आ चुकी है। यही वजह है कि मजदूरों ने मिल शुरू करने की मांग को लेकर गैर मुअय्यना मुद्दत का एहतजाज शुरू किया है। लॉकडाउन के कार्यकाल में और कोरोना जैसे महामारी और इसमें जो मिल बंद होना, ये उनके जो मजदूरों के जो परिवार है उनके लिए बहुत बड़ा आघात है। और उनको 50% वेतन देना बोल तो उनको दूसरा काम भी नहीं है और 50% वेतन देना बोल तो बहुत कम है। इसलिए इनको पूरा से पूरा 100% वेतन मिलना चाहिए और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर बैठ दिया है। मशहूर शायर मुनव्वर राना की बेटी सुमैया राना ने इल्ज़ाम लगाया कि यूपी हुकूमत हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने वालों को दबा रही है। सुमैया राना ने हुकूमत पर जमहूरी और दस्तूरी हुकूक को छीनने का भी इल्ज़ाम लगाया। वाज़ेह है कि कल सुमैया राना और उज़्मा परवीन ने ख्वातीन के साथ वज़ीर आला की रिहाइशगाह पर थाली व ताली बजाने का ऐलान किया था, जिसके बाद रात से ही सुमैया राना के घर के बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया और इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। रात तकरीबन 12 बजे से यहाँ पर बाकायदा एक बड़ा पुलिस का दस्ता, पुलिस फोर्स जिसमें दरोगा लेवल के लोग और एसीपी खुद मौजूद रहे रात भर। और इस तरह से यहाँ पर घेराबंदी करने का मकसद मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आप देखिए कि हम कोई हिस्ट्री शीटर नहीं हैं, हम कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं हैं। आप पूरी बिल्डिंग को घिरा करके और यहाँ पर क्या सीन क्रिएट करना चाहते हैं कि आप लोगों ने कहा था कि इस थाली को बजाने से 21 दिन में कोरोना ख़त्म हो जाएगा। कोरोना नहीं ख़त्म हुआ, देश की जनसंख्या धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और जो कोरोना से बच जा रहे हैं वो भूख से मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो देखिए आवाज़ उठनी है। आप जुल्म और सितम की इंतहा कर रहे हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर बराए इम्तिहानात प्रोफेसर मुजीबुल्लाह ज़ुवैरी का एक वीडियो आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर वायरल रहा, जिसमें वो तलबा से फीस जमा न करने की सूरत में आधी डिग्री दिए जाने की बात कह रहे हैं। गौरतलब है कि गुज़िश्ता रोज़ भी सेल्फ फाइनेंस के तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को अर्दाश्त पेश करके मुतालबा किया था कि कोरोना वबा के दौर में उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। आज मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर मुजीबुल्लाह ने बताया कि जिस कोर्स के तलबा कल आए थे वो कोर्स तलबा के ज़रिए दी गई फ़ीस से ही चलाया जाता है और असातिज़ा की तनख्वाह अदा होती है। तलबा को समझाकर बताया गया कि इनका जो मुतालबा है वो पूरा नहीं हो सकता। इन्हें समझाकर बताया गया कि अगर फ़ीस आधी अधूरी दी जाएगी तो डिग्री भी आधी अधूरी ही रह जाएगी, इसलिए पैसों को किस्तों में जमा करें और अगर किसी लड़के की इनफरादी कोई परेशानी है तो वो हमसे आकर मिले। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।